रामनाथ ढोंडगे जी जो एक्स एमएलए रह चुके हैं, किसान नेता हैं, आपके लोहा से आते हैं, आपके नेता हैं, आपकी लड़ाई लड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि सीएम साहब उनको खंडवा डालकर पार्टी में उनका स्वागत कर रहे हैं। सब लोग जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन स्वागत करिए। दूसरे हमारे बीच में दलितों के बड़े नेता सुरेश दादा गायकवाड़ जी हैं, एक्स एमएलए कंटेस्टेंट रह चुके हैं पुराने, और पूरे महाराष्ट्र की आवाज है, दलितों की आवाज है, वंचितों की आवाज है। हमारे बीच में नागनाथ घिसेवाड़ जी हैं, लगातार पूरे नांदेड़ की एक आवाज है, एक पहचान है, एमएलए कंटेस्टेंट रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता, हम उसका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हर्षवर्धन जाधव जी हैं, एक्स एमएलए हैं, मराठा आंदोलन में आपकी सक्रिय भूमिका थी, संभाजी नगर से आते हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पीएस गवले, यशपाल भिंगे जी हमारे बीच में हैं, नांदेड़ से एक्स एमपी कंटेस्टेंट रह चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, धनगर समाज से आते हैं। सीएम साहब ने उनको अपना पहनाकर, मैं अब नाम बोलता जाता हूं, ये बारी बारी से आते जाइएगा। पीएस गवले जी, मनोहर भोसीकर जी, धनंजय काकड़े, हरिभाव राठौर जी हमारे बीच में हैं, बंजारा समाज के बड़े लीडर हैं, यवतमाल से एक्स एमपी हैं आप, आपका पार्टी में स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे पीएस गवले जी, मनोहर भोईकर जी, धनंजय ककड़े जी, प्रहलाद फर्जे जी, दत्ता कामुले जी, राजकुमार केकटे जी, शिवदास वैसवराव, बारी बारी करके आगे बढ़ते आइए। प्रहलाद राखोंडे जी, आप बसमत से जेडपी हैं, आपका स्वागत है। जाकिर चौस जी एमएलए कंटेस्टेंट रहे हैं, आपका स्वागत है। लक्ष्मण वांगे जी, दीपक कांबले जी, कैलाश येसगे जी, मनीष भालेराव, भाग्यश्री गायकवाड़, वेंकटेश यलप्पा, रोशन सिंह गाड़ीवाला, रज्जाक सेठ, शेख अब्दुल सत्तार, भीमाराव धुटे जी, दत्ता पवार जी, शिवराज पाटिल माशेलकर जी, वेंकट राव गायकवाड़ जी, साईनाथ पाटिल फटजे जी, इसमें बहुत सारे जेडपी मेंबर हैं, मार्केट कमेटी मेंबर हैं, काउंसलर हैं, तमाम आसपास के जिलों के नेताओं हैं। सचिन पाटिल सिंधे जी, सुशील सावंत जी, संदिल पांचमल जी, सोपान देवकाटे जी, शिवराज पाटिल देवकम्बलेर जी, विश्वास राव जी, रामदास पवार जी, मकसूद जी, आपका स्वागत है। आप आनंद राव गांगड़े कीड़े जी कंधार से, केशव कुलवंत जी, विशाल गाकवंत जी, रमेश गोलकर जी, प्रभाकर गोपाल आधव जी, निखिल शिवराज पाटिल जी, मिर्जा सोफले जी, आशीष दत्ता हैद के नांदेड़ जी, गेमकर नारायण पाटिल जी, छत्रपति कुंडप्पा सोयमी जी, सूर्यकांत वैकंत राव जी, सुभाष चंद्र मोरे जी, गंगाधर पवार पंचित तालुका अध्यक्ष, पंकज कोंडे जी, महेंद्र देशमुंडे जी, ईश्वर पाटिल जी दुले, माधव जाबंगर जी, महमूद अजरुद्दीन, मंगेश बेउलकर जी, नागनाथ संजय कराले जी, नंद कुमार बमसोडे जी, दत्ताहरी धोत्रे जी, सुनील जी, सिरोधर घोषदार जी, उत्तम राव पाटिल जाधव जी, रामदास राव लाटके जी, भवन शिंदे जी, भगवान शिंदे जी, गंगाओकर पवार जी, फूलाजी टाटे, सुभाष मोरे, सूर्यकांत कोटगिरे, संजय पाटिल कामले, छिमृति कोंडप्पा स्वामी, दिगंबर नागलूर पाटिल, प्रभाकर आधर पाटिल, शेख मकसूद गोंदेवाला, रज्जाक सेठ, वेंकटेश वशिष्कर, मोइन भाई, भीमराव दुधारे, गुलाबराव राठौर, और ऐसे सैकड़ों 200 लोग यहाँ पर हमारे सामने भी बैठे हैं जो पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन स्टेज पर जगह न होने के कारण आप सबका भी सीएम साहब की तरफ से, पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। संजय वडवरे जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा एक एक करते ज्वाइन करते हुए अपनी सीट पर बैठ जाइए। दिलीप दादा ढोंडगे जी, विजय ढोंडगे जी, शिवराज ढोंडगे जी, सुनील ढोंडगे जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ नारा लगाइएगा, अब की बार। हाँ, दीपक जी के साथ यवतमाल और आसपास के जिले के लोग हैं, वो नाम पुकारेंगे। चंद्रपूर जिल्ह्यातील मान्यवर मंडळी भारत राष्ट्र समिती पक्षामध्ये या ठिकाणी प्रवेश करणार आहेत। ॲडव्होकेट संतोषजी कुडमेते, नरेंद्रजी मडावी, जितेंद्रजी कुडमेते, मुकेशजी पुरडकर, आकाशजी गेडाम, पुष्पकजी बंडीवार, झेडपी सदस्य सविताजी वरकडे, संतोषजी करमरकर, बालूजी कुडमेते,
योगेश जी मडावी, आनंदराव अंगलवार, संदीप जी मडावी, शैलेश जी सीडाम, सतीश जी कन्नमवार, सतीश जी गेडाम मेश्राम, मयूर जी कांबळे, सदाशिव मडावी, शंकरजी आत्राम. गोंदिया जिल्ह्यातील काही मान्यवर मंडळी भारत राष्ट्र समितीमध्ये या ठिकाणी प्रवेश करत आहेत. प्रदीपजी दुबे, प्रभुदासजी केडूत, दिलीपजी सरतरे, रवीजी चचाने आणि भंडारा जिल्ह्यातून दीपकजी मेश्राम, संतोषजी ठक्कर हे सगळे या ठिकाणी भारत राष्ट्र समितीमध्ये आज या ठिकाणी प्रवेश घेत आहेत. धन्यवाद. आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है. अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं. जी. नांदेड़ की जनता, लोहा की जनता ने सीएम साहब के सत्कार के लिए यहां पर एक आयोजन कर रखा है. बीआरएस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के चंद्रशेखर राव जी, केसीआर जी, जिनको प्यार से पूरा देश बुला रहा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने, या सोच के साथ अब की बार मैं यहां पर शंकर अन्ना जी और सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि वो जो सत्कार का कार्यक्रम है वो करने के बाद, ठीक है, बाद में करेंगे उसको. मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय बीआरएस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नहीं वो मना कर रहे सीएम साहब, मना कर रहे कोई बात. अभी आप सबके बीच में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत राष्ट्र समिति के और तेलंगाना के यशस्वी मुख्यमंत्री, किसानों के प्रिय श्री के चंद्रशेखर राव जी का मैं स्वागत करना चाहूंगा. उनसे निवेदन करूंगा कि हम सबके बीच में आकर केसीआर साहब, आकर सीएम साहब हम सबके बीच में उद्बोधन करें और महाराष्ट्र में क्या नहीं है वो हमें बताएं, तेलंगाना में क्या है, हम सबका मार्गदर्शन करें. सीएम साहब. जय बीआरएस. अब की बार छत्रपति शिवाजी महाराज के इस पावन धरती को, मराठा भूमि को मैं प्रणाम करता हूं. माननीय शंकरन दोंडगे जी, एक्स एमएलए, हर्षवर्धन जादव जी, एक्स एमएलए, हरिभाव राठौड़ जी, एक्स एमपी, श्री नागनाथ घिसेवाड़ जी, श्री सुरेश गायकवाड़ जी, श्री यशपाल भिंगे जी, प्रहलाद रामाराव राकोंडे जी, जकीर गौ साहब, दिलीप दोंडगे जी, शिवराज दोंडगे जी और दीपक आत्रम एक्सएमएलए साहब, मंच पर उपस्थित सारे नेतागण, तेलंगाना राज्य से आए हुए साथी एमएलए, एमएलसी, एमपी और नांदेड़ जिले के चारों तरफ से आए हुए किसान भाइयों को, बहनों को, सारे लोगों को मैं विनम्र पूर्वक प्रणाम करता हूं. कल परसों कुछ लोग मेरे पास पश्चिम महाराष्ट्र से आए थे. वो मुझसे लड़ रहे थे कि बार बार नांदेड़ जा रहे हो, क्या शोलापुर नहीं आना है? मैं बोला भाई जरूर आएंगे, लेकिन नांदेड़ में जो प्यार ज्यादा मिल रहा है इसलिए मुझे वहां खींच के लेके जा रहा है.
ये जो आपका प्रेम है, मुझे कुछ ही समय में दोबारा यहां आना पड़ा है। अच्छी बात है। इस सभा में आने वाले लोगों को रोकने के लिए गांव में दावतें दिए जा रहे हैं, बकरे भी कट रहे हैं। ये बात मेरे से ज्यादा आप अच्छा जानते हैं। और अभी मुझे खबर मिला है कि नांदेड़ चौराहे के पास लोगों को यहां नहीं आने देने के लिए डाइवर्ट करके बाजू किए जा रहा है। ऐसे काम बहुत देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बड़ी किसानों की तूफान अगर आ जाए, ये सारे चीज हमको नहीं रोक पाएंगे। पीछे जब मैं नांदेड़ में आया था, यहां के उप मुख्यमंत्री, माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हो, देवेंद्र फडणवीस जी मेरे बारे में कुछ कह रहे थे कि चंद्रशेखर जी, आपका काम तेलंगाना में है, तेलंगाना को देख लो, यहां क्या काम है। मैं भारत का नागरिक हूं, भारत के हर एक राज्य में मेरा काम है। दूसरा बात यह है, मैं साफ बताए देता हूं कि तेलंगाना का जो मॉडल है, किसानों को निवेश के लिए हर एकड़ में 10,000 रुपए देना चाहिए। नंबर 2, किसानों को 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला मुफ्त में बिजली देना चाहिए। तीसरा, किसानों को जो प्रकल्प से यानी प्रोजेक्ट से पानी दिया जाता है, जिस प्रकार से तेलंगाना में फ्री में देते हैं, मुफ्त में, प्रकल्प का पानी भी फ्री देना चाहिए। तीसरा, चौथा, किसान का किसी तरह भी दुर्भाग्यपूर्ण अगर देहांत हो जाए तो 5 लाख रुपए का बीमा दिलवाना चाहिए। पांचवा, किसानों का जो पैदावारी है, सारा का सारा पैदावारी जिस प्रकार से तेलंगाना राज्य में 7,000 केंद्र खोल के, खरीदारी केंद्र खोल के सरकार ही एक एक दाना खरीदता है, उस प्रकार से महाराष्ट्र में भी किसानों का पूरा पैदावारी खरीदना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी, आप ये काम कर दो, इसका आश्वासन दे दो, मैं महाराष्ट्र में आऊंगा, आना बंद कर दूंगा। मुझे अगर रोकना है महाराष्ट्र में आने से तो इसका अमल करो, मेरा काम खत्म हो गया। अगर जब तक नहीं करोगे तब तक जबरदस्त आता रहूंगा। आप ये वादा पूरा करो, मैं नहीं आऊंगा। जब तक ये नहीं, हमारे दलित वर्ग, हमारे आदिवासी वर्ग भी सदियों से परेशान है, ये हम सारे जानते हैं। उनको कैसे उनके हालात पे छोड़ेंगे, कब तक छोड़ेंगे, कितने और सदी उनको पीड़ा उठाना पड़े। ये देश के लिए, नागरिक समाज में अच्छी बात नहीं है। इसी को सोच के हमने तेलंगाना राज्य में एक बहुत जबरदस्त स्कीम, दलित बंधु नाम का स्कीम लाए हैं। हर घर को, हर दलित परिवार को 10 लाख रुपए देते हैं, जो वापस नहीं देने होते हैं, और उनका इच्छा पूर्वक जो काम वो कर सकते करे। इसका कोई बैंक लिंकेज भी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी, ये अंबेडकर, भारत रत्न अंबेडकर जैसा एक डायमंड पैदा हुआ भूमि है महाराष्ट्र। अगर यहां दलित बंधु आप लागू करो, मेरे अपना महाराष्ट्र का दौरा बंद करूंगा, और जब तक नहीं करोगे तब तक बिल्कुल आऊंगा और लड़ते रहूंगा। बस ये शब्द मैं यही खत्म करता हूं, और ये देवेंद्र फडणवीस के ऊपर छोड़ देता हूं, उनके विज्ञता पे छोड़ देता हूं। वो क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, आगे चल के हम देखते हैं।
भाइयों, यहां समझने की बात है, कोई लंबा चौड़ा भाषण भी मैं नहीं बोलूंगा। धूप भी कड़ी है, बहुत देर से मेरे इंतजार कर रहे हैं, मैं जानता हूं। लोग बाहर भी बहुत है, अभी गांव में, शहर में भी। मैं सिर्फ 2-4 बातें आपको समझाने आया हूं। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। भाषण बहुत सुने, पार्टियां बहुत बने, मुख्यमंत्री कहीं बने, प्रधानमंत्री भी कहीं बने, आमदार खासदार तो कितने हम बनाए, बेहिसाब बनाए। चुनाव आया, अब वाला जीत गया, कोई नया जीत गया, अब वाला हार गया, तो चेहरा बदलता है, पार्टियां बदलते हैं, लेकिन हमारा हालत नहीं बदलता। मेरा आपसे प्रार्थना है, पिछली बार भी मैंने कहा था नांदेड़ में, मेरे बात यहीं सुन के यहीं छोड़ के मत जाइए। खास तौर पर जो बुद्धिजीवी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मेरे युवा भाई है, जो मेरे युवा बहनें हैं, माएं हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे बातों को जरूर याद रखें और अपने गांव या बस्ती में जाने के बाद अपने साथियों के साथ, अपने गांव वालों के साथ जरूर चर्चा करें कि सच कितना है, झूठ कितना है। चर्चा करके आप खुद फैसला ले लें। देखिए, इस देश में 75 साल का आजादी के समय में देश के किसने की हुकूमत चलाया, किसका हुकूमत चला? सिर्फ 2 पार्टियां देश पर राज करें। 75 साल में 5 साल के लिए 2-4 प्रधानमंत्री बने, वो वीपी सिंह है, चरण सिंह है, मोरारजी देसाई थे, इधर से देवेगौड़ा जी थे, बस यही लोग थे। बाकी 70 साल, गौर करें इस बात पे, 70 साल किसी ने हुकूमत किया हिंदुस्तान पे तो सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं। 56 साल कांग्रेस पार्टी और 54 साल कांग्रेस पार्टी, 54 इयर्स, और 16 साल लगातार भाजपा। कांग्रेस ने रूल किया और बाद में अब भाजपा रूल कर रही है। कुछ फर्क देखा है आपने? कुछ फर्क देखने मिला? कुछ महसूस हुआ फर्क? क्या फर्क पड़ा? उन पार्टियों के लिए फर्क पड़ा होगा, पार्टियों के नेता के लिए फर्क पड़ा होगा, किसी के कांग्रेस का मंत्री पद जाके इनको भाजपा वाले को मंत्री मिला होगा, लेकिन जनता को क्या मिला, किसान को क्या मिला? किसान का हालत क्यों नहीं बदला? दया करके सोचिए। मैं राजनीति नहीं बोल रहा हूं, ये राजनीति आखिरी में बोलूंगा, लेकिन अब जो बात मैं कह रहा हूं कि ये सच है, झूठ है, दिल पे हाथ रख के सोचिए। दोनों पार्टियों में कोई फर्क दिखा, कोई अंतर दिखा? कोई फर्क नहीं है। फिर इसको हराओ, उसको जिताओ, इसको जिताओ, उसको हराओ, इसमें क्या मजा है? पहचानने की बात क्या है? चाबी किधर है? चाबी कहां है? हमारे हाथ में। देखते हैं कितना ताकत है। तो भाइयों, कुछ भी फर्क नहीं है। 2 चीज और बताता हूं। भूमि तो हमारे पास बहुत है। ए बाबू, तोंदर दिया ना फोटो, फोटो कहीं और से निकालो भाई। अमेरिका से, चाइना से, पूरी दुनिया में किसी अन्य देश से कृषि योग्य भूमि भारत में ही ज्यादा है। भारत का पूरी जमीन को अगर नाप ले, हमारा भूमि है 83 करोड़ एकड़, जिसमें सीधे ही 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है। भारत का किस्मत अच्छा है, यहां सूरज अच्छा खिलता है, अच्छी बारिश होती है,
क्लाइमेट अच्छा होता है, यहां आम भी उगता है, एप्पल भी उगता है, ऐसे हमारा देश है। ये सब कुछ रखते हुए सबसे बड़ा संसाधन जो मानव संपत्ति है, 1,40,00,000 करोड़ आबादी है हमारे देश का। ये सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमारे बच्चे हमारे देखते देखते मैकडोनाल्ड का पिज्जा खा रहे, फॉरेन कंपनीज के दुकानों में जाके डबल रोटी खरीद रहे। क्या ये हमारा किस्मत है? क्यों ये स्थिति है? दूसरी बात है, मैं कुछ समय के लिए एरोप्लेन में आ रहा था हैदराबाद से, उसके बाद नांदेड़ में उतरने के बाद हेलीकॉप्टर से आ रहा था। जमीन पूरा सूखा सूखा दिखता है। क्यों? पानी नहीं है। पानी, ये बात जरूर मन में रखे और जानकारी ले लें हर भाई, हर किसान नेता। हिंदुस्तान के 41 करोड़ एकड़ जमीन को सिंचन के लिए भरपूर पानी देने के लिए जरूरत से ज्यादा पानी की उपलब्धि इस देश में है। देश के नदियों में 75,000 टीएमसी पानी बहता है, जिसमें से सिर्फ 19,000 टीएमसी उठाया गया। बाकी 50,000 टीएमसी हर साल हमारे आंखों के सामने, सारे भारत के जनता के सामने प्रधानमंत्री